नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश संघर्ष से शिखर। आज हमारी खास पेशकश में हमारे खास मेहमान हैं प्रहलाद राय जी खत्री, जो कि गोवर्धन साड़ी के फाउंडर है। हम इनसे जानेंगे इनके व्यापार के बारे में और इनके आज के 64 साल तक का इनका जो सफर है इसके बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी। नमस्कार। प्रहलाद जी, क्या कहोगे, आपका जो ये 64 साल का जो सफर है ये कैसा रहा? ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा और बहुत ही आराम से और बहुत ही मज़े से कटा। और इस सफ़र का यूँ समझे कि अब मैं जिस वक्त आया इस काम में, मैं 14 साल की उम्र में आ गया काम पे, और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि आज मैं 64 साल का हो गया हूँ। आज मुझे 50 साल इस काम को करते हुए हो गए, और 50 साल करते करते बीत गए। यूँ समझिए कि जिस तरह मुझे लगता ही नहीं कि मेरे को लगता आज भी मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं वापस 50 साल और भी इस काम में गुजार सकता हूँ। और इस काम से मुझे बहुत ही प्यार है, और ये काम इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरा काम ही मेरा जीवन है, बगैर काम के मैं रह नहीं सकता। और क्या बताऊं कि इससे अच्छा सफ़र क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत सफ़र। प्रहलाद जी, इस गोवर्धन साड़ी की शुरुआत कब हुई और कैसे? गोवर्धन साड़ी सेंटर की शुरुआत हुई 1971 में, जब मैं 15 साल का था। मैंने शुरुआत में 1970 में मैं पहली दफ़ा रतन साड़ी सेंटर में आया। 71 में मेरे पिताजी ने मुझे एक नया प्रतिष्ठान खुलवा करके, जिसका कि नाम गोवर्धन साड़ी सेंटर था, वो मेरे को हैंड ओवर किया। और उसके बाद उन्होंने कहा अब यहाँ तुम बैठो और तुम संभालो, जैसा ठीक लगे तुमको वैसा करो। 1971 के बाद मैंने मेरे व्यापार को मेरे बड़े भाई श्री अर्जुन दास खत्री जी के साथ मिल करके गोवर्धन साड़ी सेंटर को आगे बढ़ाया। जिस वक्त मैं बैठा था अपने पिताजी के साथ काम पे, उस वक्त उनकी कुल 20 लाख रुपए की सेल थी। और 20 लाख की सेल को मैं उस वक्त भी एक सपना देखता था कि काश हम 1 करोड़ रुपए की सेल कर सकें। ये मेरा एक सपना था। और मैं सोचता था रात को रिक्शे में जाते हुए भी, यार कभी तो मैं 1 करोड़ की सेल करूंगा और 3 लाख रुपए कमाऊंगा। ये सोचते हुए कई दफा मेरा सफर दुकान से लेकर के घर तक का कट जाता था, बैठे बैठे रिक्शे में। उस सफर को जारी रखने के लिए मैंने संघर्ष तो क्या, बहुत संघर्ष किया। मैंने दिन देखा ना रात। मैं कई दफा ऐसा होता था सवेरे 9 बजे आता था, और बिक्री के टाइम में आप समझिए सारी रात में सवेरे 6 बजे घर गया, 7 बजे घर गया, फिर 9-10 बजे आ जाता था। उस वक्त भी मुझे लगता था ये रात क्यों होती, काश ये रात ना होती तो मैं और काम कर सकता। मैंने जो काम किया है, जो संघर्ष है मेरा, वो एक पागलपन है, एक जुनून था, जिस जुनून से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे ये कहा जाए कि जैसे आपने बताया कि भाई पुश्तैनी बिजनेस हमारा रहा, तो टेक्सटाइल से ही आपकी शुरुआत हुई अपने? हाँ, मेरी शुरुआत टेक्सटाइल से हुई। मेरे पिताजी 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो वो अपने परिवार के साथ दुर्गापुर कैंप में 1947 में जयपुर पे आ गए। 2 साल उन्होंने बापू बाजार की जो फड़ लगता था, उस फड़ पे उन्होंने व्यवसाय चालू किया। लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों से उन्हें वो काम वहाँ रास नहीं आया जयपुर, और वो वापस उनके दूर के मामा जी के बेटे ने उनको बुला लिया कि कानपुर आओ, कानपुर में काम ठीक है, यहाँ फेरी करने से 10 रुपए कमाने बड़े आसान है। तब मेरे पिताजी 1949 या 50 के करीब में 100 रुपए लेकर के जयपुर से अपने छोटे भाई श्यामदास खत्री जी के साथ उन्होंने कानपुर में आकर के डेरा डाला। फिर उस 100 रुपए से 50-50 रुपए का कपड़ा दोनों भाइयों ने लगा करके फेरी में कपड़ा जो बेचा, उस कपड़े से फिर उन्होंने, मतलब रोज के वो 10 रुपए कमाते थे। तो 3 बार यहाँ नौगढ़ा एक बाजार है, वो फेरी जब करते थे इधर उधर, तो फिर 50 रुपए में बहुत थोड़ा माल आता था। माल खत्म हो जाता तो 2 बार 2-3 बार नौगढ़े में आकर वापस कपड़ा ले जाते थे। इस तरह से मेरे पिताजी ने धीरे धीरे संघर्ष करके, पैदल फेरी करके, फिर धीरे से उन्होंने साइकिल खरीदी, फिर साइकिल में फेरी की। फिर उन्होंने कानपुर के सारे हाट बाजार लगाए। जैसे सोमवार को लगाते थे वो शीशा मोह, तो मंगलवार को लगाते थे वापस परेड, फिर बुधवार को शीशा मोह, फिर बृहस्पतिवार को परेड, फिर शुक्रवार को शीशा मोह। इस तरह वीकली फड़ लगाते थे और सवेरे फिर फेरी करते थे। उन संघर्ष से कर करके फिर उन्होंने धीरे से नौगढ़े में एक 4x4 का फड़ किराए पे लिया। उस फड़ पे अगर मेरे चाचा जी बैठते थे तो पिताजी नीचे खड़े रहते थे।
ग्राहकों को माल बांध के देने के, या मेरे पिता ही बैठते थे तो चाचा ही माल बांधने के लिए नीचे खड़े रहते थे। वहां से जब शुरुआत की, फिर वहां 5-7 हज़ार उन्होंने इकट्ठे किए, 10,000 रुपए की दुकान उन्होंने धीरे से 1965 के करीब झाझरिया मार्केट में रतन साड़ी सेंटर खरीद करके चालू की। उस 1965 के 10,000 रुपए की दुकान खरीदने के बाद उन्होंने धीरे से फिर मुझे 1971 में गोवर्धन साड़ी सेंटर एक बना के दी, जो गली के अंदर थी पहले, और धीरे धीरे फिर हम लोगों ने अपने पिताजी के साथ और मेरे 2 बड़े भाई, जो मेरे बड़े भाई हीरा लाल जी खत्री हैं, फिर 1973 में वो भी हमारे साथ आ गए। एक अर्जुन दास जी खत्री थे, वो मेरे से पहले थे बैठे हुए। इस तरह हमारा सफर आगे बढ़ता ही चला गया। प्रहलाद जी, पापा जी ने इतनी मेहनत की, उनसे आपने क्या प्रेरणा ली? हमारे पापा जी और हमारे पिताजी, हम उनको बाबा कहते थे। मेरे बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि साइकिल में मेहनत करना, फेरी करना, उस टाइम के लिए उनको देखने के बाद ही हमें प्रेरणा मिलती थी। काश हमने भी जिंदगी में फेरी करके, हमारी जिंदगी की एक ही तमन्ना अधूरी रह गई कि मैंने फेरी नहीं की, क्योंकि मेरे पिताजी ने फेरी की। उन्होंने जो भी बनाया हमारे लिए, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे जो भगवान है वो हमारे पिता है। मैं किसी और, अगर मुझे मंदिर बनाने का मौका मिले तो मैं अपने माता पिता का बना दूंगा। न ब्रह्मा का बनाऊं, न विष्णु का बनाऊं, न महेश का। क्योंकि मेरा मानना, मेरा जो कुछ भी जीवन है और जो कुछ भी मुझे मिला है उनके द्वारा मिला है, और उनको देख के ही मैं सीखा हूं। मेरे पिताजी अपने आप में मुकम्मल एक बेहतरीन इकोनॉमिक्स के टीचर थे, और उनकी जो दुकान थी वो हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी थी। उनके जो ग्राहक थे और जो उनके बाकी सप्लायर थे, उन सब से मैंने इतना कुछ सीखा कि धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे पिताजी की दुकान, ग्राहक, सप्लायर, पिताजी सब मिला के एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में मेरे को अगर कामयाबी मिलती है तो समझिए मैंने MBA कर लिया। मैं 8वां दर्जा पास होने के बावजूद भी अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैं किसी भी MBA से कम नहीं, क्योंकि मैंने जो MBA किया वो अपने पिताजी की यूनिवर्सिटी में और उनके संरक्षण में किया है। आपको भी लगा नहीं मैंने 8वीं पास की है, पढ़ाई कम की है, आजकल का युग जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, ट्रेंड भी अलग है, सब कुछ कैसे फिर? मैंने तो ये सोचा था यार, जिस वक्त की मैं 8वां दर्जा पास करके 9th की किताबें ले करके जिस वक्त अपने कॉलेज हीरा लाल खन्ना इंटर कॉलेज की सीढ़ियों से उतर रहा था, 9th क्लास की मेरे पास किताबें थी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैं सीढ़ियों पे बैठ गया, सीढ़ियों पे किताबों के साथ बैठ गया, और अपने सेकंड ट्रैक से मैंने बात की कि प्रहलाद ये क्या करने जा रहा है, 9th में भर्ती हो रहा है। मेरे सेकंड ट्रैक ने कहा ठीक है, भर्ती हो रहा है, सही बात है ये। तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि आखिर तुम कितना पढ़ सकते हो? बहुत ज़्यादा हाई स्कूल नहीं, बोले अगर इससे भी जोर मार लेंगे तो कितना, इंटर मीन्स 12वां। तो मेरा अपना मन कहता था भी 12वां अगर आप पास कर लो और 8वां पास करो तो इसके बीच में फर्क क्या है? कोई मुझे सरकारी नौकरी तो करनी नहीं, और ग्रेजुएट मैं हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मैं हमेशा सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में पास होने वाला लड़का। और उस दिन मुझे एक खास बात अपने आप से जवाब मिला, क्योंकि पीछे 7 दिनों में मैंने 7 पिक्चरें देखी थी। मुझे लगा कि मैं इसी तरह पढ़ता रहा तो 7 दिन में 7 पिक्चर देखने वाला मैं आवारा हो जाऊंगा। आवारा हो जाऊंगा तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसी सूरत में मैंने उसी दिन फैसला किया कि आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि इंटर से ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता, और 8th पढ़ करके मैंने कुछ खोया नहीं है, पाया पापा ने कभी बोला नहीं भाई क्यों पढ़ाई? घर गया, मैंने बस्ता उठा करके फेंक दिया किताबें, और माँ से बोला कि मैं पढ़ूंगा नहीं। तो माँ ने मेरी कहा तुमको तुम्हारे पिताजी ही समझ सकते। रात को पिताजी आया, उन्होंने कहा क्या बात है, तू 9th की किताबें लाया और तेरी माँ कह रही तू नहीं पढ़ना चाहता। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना चाहता। बोले क्या करोगे? मैंने कहा काम करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, सवेरे अर्जुन जाएगा, तुम उसके साथ चले जाना चाबी लेकर के। मैं ये समझो इतना उत्साहित था, सवेरे हुआ नहीं कि मैं तैयार होकर के भाई के साथ चाबी लेकर के दुकान चला गया। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़ के नहीं देखा। 3 महीने गुजर गए, मैं दिन रात एक करके काम करता रहा। पहला जी, जैसे अपने आप से कितने रुपए का माल बेचा कभी, जैसे दुकान में शुरुआत? मैंने शुरुआत में अपने दुकानों पे, पापा जी दूसरे तो कस्टमर को हैंडल करते थे, लेकिन अपने आप में कभी कस्टमर हैंडल करके कितने ऑर्डर लिए? भाई जब कभी कस्टमर आते तो पहला चांस मेरे पिताजी को, मेरे बड़े भाई को ही मिलता था। कस्टमर उनको ही ढूंढता था, पर मैं भी कोशिश करता था कस्टमर मेरा भी नाम जाने, मुझे भी उसको डील करने का मौका मिले। तो मेरे पिताजी मुझे उसका पूरा चांस देते थे। चूंकि मेरे पिताजी मुझे चांस देते थे तो मैं उन ग्राहकों के साथ
इस कदर खो जाता था कि मेरा मानना था कि ग्राहकों के साथ इतनी मेरी बातचीत होती थी कि मैं उनसे दोस्ती बना लेता था। मेरा मानना है, अगर ग्राहक को आप अपना बना लो, यानी वो अपनी सीक्रेट बातें भी अगर आपको शेयर करने लगे तो आप कामयाब हो। अच्छा। वो बता देवे ना कि आपके पास आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, अगर आपको बीवी के बाद भी, तो समझो आप सक्सेस होगा, एक अच्छे सेल्समैन हो। अच्छा। पहला जी, उस टाइम जैसे धीरे धीरे सफर चालू हुआ, तो फर्स्ट जब आप बैठे उस टाइम कितने रुपए का सेल हुआ? उस वक्त हमारे पास सेल होती थी कुल 7,000 6,000 एवरेज डेली की सेल थी। साल का कितना हुआ? 20 लाख। अच्छा। पूरा एकदम प्रिपेयर होके फिर आपने अपने से जब गोवर्धन साड़ी की जब शुरुआत हुई तो फिर मैंने फर्स्ट साल ही 40 लाख की सेल की। अच्छा। 1972 में। 73 में मैंने 64 लाख की सेल की। 64 में मैंने 86 लाख रुपए की सेल की। 76 में। 77 78 में मैं समझिए कि 3-3.5 करोड़ की सेल पे पहुंच गया। उस वक्त मुझे लगता था मेरे शहर के अंदर चंद लोग ऐसे थे जिनकी दुकान हमसे भी बहुत पुरानी थी और वो हमसे आगे थे। अच्छा। तो फिर एक दिन मैं मेरे व्यापारी के साथ उनकी दुकान में गया और मेरा व्यापारी कपड़ा खरीदता रहा। मैं केवल 2 घंटे उसकी दुकान में यही देखता रहा कि ये हमसे आगे है तो उसका मैनेजमेंट कैसे है, क्या करता है, क्या रेंज रखता है। तो सब देखने के बाद मैंने धीरे धीरे वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया और 1980 में 76 में मेरी शादी, 1980 में मेरी बेटी का जन्म हुआ। उस साल हमने 4 करोड़ 86 लाख रुपए की सेल की, जो शहर में शायद हाईएस्ट थी। तो पापा जी ने बोला नहीं कि 86 लाख? पर 86 से पहले एक दुखद घटना ये हो गई कि 1980 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया एक्सीडेंट की वजह से। तो जून में मेरी मदर का देहांत हो गया, जुलाई में मेरे फादर का देहांत हो गया। ये हम लोगों के लिए असहन ही था, पर ईश्वर की कृपा से हम पांचों भाई आपस में एकजुट थे। एकजुट होने की वजह से आज तक हम एक हैं और आज तक मेहनत करके माँ बाप के न होने के बाद भी हम लोग यहाँ तक चले आए। पहला जी एक चीज समझना चाहता था कि पहले का जमाना अलग था, पहले का फैब्रिक, पहले की टेक्सटाइल, हर चीज, क्योंकि पहले क्वालिटी जो है ज्यादा क्वालिटी को मैनेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि पहले जो नामी ग्रामी कपड़े होते थे वो ज्यादा चलते थे। जो जरूरत है, जैसे जैसे फैशन ने करवट बदली, ट्रेंड भी बदला, ट्रेड भी बदला, तो फिर कैसे मैनेज करना? जैसे पहले लिमिटेड आइटम बिकते थे तो उनकी आदमी क्वांटिटी खरीदता था, ठीक है जी। एक बार में काफी माल ले लिया तो उसमें तेजी मंदी ही खाली काम आती थी। पर धीरे धीरे चेंजेस आते चले गए, चेंजेस आते चले गए, तो जो हम साल में 4 बार देसावर जाते थे वो 12 बार जाना चालू कर दिया, यानी पार्ट वाइज खरीद करनी चालू कर दी। तो जो नया ट्रेड आता था उसको हाथ के हाथ हम अपने साथ जोड़ते जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो बदला वो हमने स्वीकार किया, जो बदला वो हम अपने यहाँ लेके आए और हर ग्राहक के साथ जुड़े रहे, सप्लायर के साथ जुड़े रहे। तो नए माल को हमने हमेशा प्राथमिकता दी कि भाई हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए अगर हमको कभी मेरे बड़े भाई को, अर्जुन दास जी को, ऐसा भी हुआ कि वो देसावर में 2-2 3-3 महीने रुकते थे कंटिन्यू। वो वहां परचेस करते थे, जो कुछ नया आता था वो यहाँ बेचते थे और हम यहाँ बेचने में दिन रात एक करते थे। पहला जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, पापा जी से एक ऐसी क्या चीज सीखी जो आज तक आपको काम? पापा जी से हमने यही एक चीज सबसे, उनसे तो सभी को सीखा है, एक चीज तो ऐसी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात थी, वो कहते थे यार जिसके साथ भी व्यवहार न करना हो तो उसको उसका पैसा 100% मुस्कुरा करके 1 टाइम दे दो, कभी भी उसको परेशान मत करना, क्योंकि जिंदगी में हो सकता है उसकी जरूरत तुम्हें पड़े तो वो तुमको मुस्कुरा के मान ले, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत न पड़े तो उसको अफसोस रहना चाहिए मैंने आज अच्छा ग्राहक खो दिया। इसलिए अपने हमेशा व्यवहार को सप्लायर के साथ ऐसा रखना, लेने देने में साफ, लेना भी और देना भी दोनों ही साफ रखना, जैसे कि कभी भी आपको माल की कमी नहीं होगी। क्योंकि वो कहते थे भाई जो तुम्हारे पास पूंजी है वो थोड़ी है, लेकिन जो तुम्हारे सप्लायरों के पास पूंजी है वो भी तुम्हारे काम में आ सकती है, वो तुम्हारे पर लगा सकते हैं अगर तुम्हारा अच्छा व्यवहार है तो अच्छे व्यवहार को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने हमेशा हर सप्लायर से मधुर संबंध बना के रखे। आज जिस मुकाम पर गोवर्धन साड़ी है उसके लिए कितना कुछ आप अपने, जिस मुकाम पे गोवर्धन साड़ी है उसके लिए पहला मुकाम तो देखिए हमारे पिताजी को ही श्रेय जाता है। फिर उसके बाद मेरे 2 बड़े भाई अर्जुन दास खत्री जी, जिन्होंने उस वक्त काम में, जब हम दोनों हम उम्र थे, उन्होंने दिन रात काम को एक करके किया। 4-4 6-6 महीने देसावर में रहते थे, एक ट्रेन से या दूसरी
ट्रेन से चल देते थे। काम होने पे कभी उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। बहुत हमारे बड़े भाई भी जो थे बहुत ही एक अच्छे व्यापारी थे। और उसी तरह मैं यहाँ बेचने में एक पूरा अपना समर्पण था। माल बेचना हमारा काम था, लाना उनका काम था। पर धीरे धीरे फिर वो सामाजिक कामों में लगते चले गए, तो मैंने खरीदना बेचना दोनों ही अपने हाथों से करना चालू किया। मैं आज भी मेरा प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी, मैं मानता हूँ वो न होते तो हम न होते यहाँ। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसको हम पूरा यूज करते हैं। कंप्यूटर की दुनिया, कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल की दुनिया, मोबाइल यूज करते हैं। आने वाले टाइम में और भी कुछ आएगा तो वो भी यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो विष्णु का अवतार है, जो हर जगह मौजूद है। आजकल कोरोना के बाद में एक चीज तो पहला जी देखने को मिली कि सारा कामकाज तो जो था ना वो मोबाइल से हो रहा था। मीटिंगें भी है तो वीडियो कॉलिंग से, जूम मीटिंग, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मीटिंग हो रही। तो फिर आप लोगों ने कोरोना की, क्योंकि 3-4 महीने, जो 3 महीने तो मार्केट ही पूरा बंद रहा, ठीक है ना, और आपके पास में आज लगभग जैसे आपने बताया कि 2-3 हज़ार कस्टमर जो है, फिर उन लोगों को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि B2B लोग वहां से आना तो ज्यादा प्रिफर नहीं करते थे। उस सूरत में हम लोगों ने क्या किया भाई, कई कस्टमरों से बातचीत फोन पे होती रहती थी। और हमारे लिए कस्टमर के दिलो दिमाग में एक जगह बनी हुई है कि भाई गोवर्धन साड़ी से माल लेने का मतलब है हमें कोई भी चीज़ गलत नहीं आएगी। और हमने हमारे सेल्समैनों को, यहाँ जितने भी हमारा स्टाफ है, हमने उनको क्या रखा है कि कोई भी व्यापारी अगर आपको खरीद देता है फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे देता है, तो आप उसको कभी भी किसी भी कीमत में 19 माल नहीं भेजोगे, 21 माल ही भेजोगे। और वो 100 बोलेगा तो आप 90 ही भेजोगे, 101 कभी नहीं भेजोगे, पहली बात तो। और माल ऐसा भेजना जो वो कह सके कि नहीं, माल आपने जो भेजा था वो मेरे से भी अच्छा भेजा था, अगर मैं आता तो शायद इससे कमजोर माल ले जाता, लेकिन जो आपने भेजा वो बेहतर था। तो हम हमेशा कस्टमर को बेहतरीन माल भेजने की कोशिश करते हैं, जो वो पसंद करे उससे भी बढ़िया। मैं अपने कस्टमर को मतलब ये महसूस करता हूँ जैसे कोई भी इंसान अपनी औलाद को गलत रास्ते नहीं जाने देगा, इस तरह मैं उसका बाप बन के सोचता हूँ कि मुझे मेरे कस्टमर को ऐसा माल नहीं देना कि उसके पास बिके नहीं। आज सबसे एक होता है ना पहला जी की हमारी एक पॉलिसी है कि भाई मुझे अच्छा बेचना है, अच्छा लेना है और अच्छा बेचना है और अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो आपकी गोवर्धन साड़ी की इतने साल, क्योंकि हर बार प्लस ही रहा, आपने जब जैसे बताया कि जिस प्रकार आपने दुकान चाली वहां से लेके आज तक प्लस में रहे, इसकी क्या पॉलिसी? उसकी पॉलिसी है, हमने कभी जीवन में 50 साल में किसी को ठगा नहीं। मेरे जीवन की एक अजीब सी घटना है। 1970 में मैं एक दिन दुकान पे कम काम होने की वजह से फ्री बैठा ही था। अचानक एक ग्राहक मेरे पास आया और उस वक्त मेरे पिताजी थोड़ी बहुत मोल तोल करते थे। तो उस दिन मेरे पिताजी भी नहीं थे, मैं अकेला ही बैठा था, वो बड़े भाई भी नहीं थे। तो उस कस्टमर को मैंने डील किया। तो मैंने उस दिन क्या किया कि जो चीज़ 15 रुपए की थी वो मैंने उस कस्टमर को 16 रुपए में दी, 17 रुपए में दी, 18 रुपए में दी। क्योंकि मुझे उसके बैठते ही ये मालूम पड़ गया था ये एक इस्तेमाल के लिए कपड़ा ले जा रहा है, दुकानदार नहीं है, यूजर है। जब मैंने उसको सारा माल लिया तो पहले क्या होता था, किसी भी ग्राहक का अगर मान लिए 540 रुपए बिल बना तो वो अक्सर 20 रुपए 10 रुपए कम देता था और कम लिए जाते थे। तो मैंने सोचा था ये भी कम देगा तो मैं कम लूंगा। लेकिन ये महज इत्तेफाक है कि जितना भी बिल बना उसका 600-700 रुपए का, 600-700 रुपए के बिल में उसने 1 रुपया भी कम नहीं दिया और मुझे पूरे पैसे दे दिए। चूंकि मैं उसको माल बेच रहा था और हाथ के हाथ जोड़ रहा था, यार मैंने उसको कितने ज़्यादा लगाया। जब तक आदमी माल पैक करता तब तक मैंने महसूस किया मैंने उसे 127 रुपये ज़्यादा लगा दिए थे, जो हमारे रेट बेचने के थे उससे भी। अचानक मुझे आत्मग्लानि हुई और वो मेरे यहाँ से माल लेकर के दुकान से जा चुका था। और जैसे ही मुझे ये फील हुआ कि मैंने आज किसी भी इंसान को धोखा दिया है, वो कितना भरोसा करके आया, उसने 1 रुपया भी कम नहीं करवाया और लास्ट में भी फुल अमाउंट दे गया। मैंने बिल्कुल उसी वक्त दौड़ करके दुकान के बाहर जा करके रोड पे देखा कि वो आदमी दिखता नहीं दिखता, वो आदमी मुझे नहीं दिखा। उस 127 रुपए जो मैंने उससे नाजायज लिए थे, उसने मुझे एक अच्छा दुकानदार बनने की प्रेरणा ये दी कि मैंने कहा यार जो सीधे लोग हैं मैंने उसे ही लूटा। जो बहुत मतलब होशियार ग्राहक होते हैं वो तो मोल तोल कर लेते हैं, कम करा लेते हैं। मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत ही गलत काम किया। उस दिन के बाद जब मैंने
ये महसूस किया कि मैंने ये गलत काम किया, वो रुपए मुझे आज इस बात को 50 साल हो गए लेकिन मैं बात नहीं भूल सका। उसके बाद मैंने धीरे से अपने पापा से बोला कि बाबा मैं अब मोल तोल नहीं करना चाहता। फिर मैंने 1951 में 1971 में मोल तोल बंद कर दी 100%। फिर कोई भी आदमी हो, तब से लेकर 71 से अब तक मैंने ना एक पैसा किसी से कम लिया ना पैसा किसी ज्यादा लिया। भूल भटक में अगर फिक्स अगर आ जावे तो भी हम उसको रिटर्न देते। मैं भूल से अगर कोई भी 100 रुपए की चीज है उसका 101 रेट निकल जाए और मुझे मालूम पड़ जाएगा तो मैं रिफंड 1 रुपया सबको बना करके भेज दूंगा, उसके अकाउंट में जमा कर दूंगा, लेकिन अपने पास नहीं रखूंगा। पहला जी, एक व्यापारी की धारा धोरण नक्की होता है क्योंकि आदमी धारा धोरण से काम करता है, तो आप लोगों का धारा धोरण क्या है? मेरा धारा धोरण ये है कि मैं किसी भी ग्राहक को उधार और नगद दोनों को सेम भाव दूंगा। अगर मैंने कोई 100 रुपए की साड़ी उधार वाले को दी है तो 100 रुपए की ही नगद को दूंगा। 99 रुपए 99 पैसे में भी नगद वाले को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है भाई उधार वाला तो मेरे से जुड़ा है। बस आप यूं समझ लो ना, उधार वाला जो है वो हमारी घरवाली है, कैश वाला हमारी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड कभी भी दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेगी लेकिन घरवाली कभी भी दूसरा पति नहीं बनाती। इसलिए हमने हमेशा जो क्रेडिट का ग्राहक है उसको प्राथमिकता दी है, जो कैश का ग्राहक है उसको सेकेंडरी रखा। ये तो आज हमारे पास होगा तो ले जाएगा, नहीं होगा तो किसी और के पास ले जाएगा। लेकिन जो हमारा क्रेडिट का ग्राहक है वो अगर मेरे पास नहीं होगा तो भी मुझे लिखा के चला जाएगा। कितने दिनों में पेमेंट दूसरा आता है? पेमेंट हमारे यहाँ धारा है कि भाई के टाइम में कितने दिनों में पेमेंट आता था? 30 दिन में पेमेंट की टाइम हमने जो 1971 में नक्की की थी और अब तक वो 30 दिन ही चला रहे। 30 दिन के बाद हम लेके जाने वाले जो आपके बायर्स है वो भी 30 दिन में देंगे। हाँ। और जो आपके सप्लायर है उनको भी आप नहीं, सप्लायर तो हमारे को 30 दिन की भी देता है, 60 दिन की भी देता है, 90 दिन की भी देता है। वो तो उसके ऊपर है वो कितना देता है। हमारा अगर उसके साथ अच्छा बिजनेस है तो वो 90 दिन भी नहीं बोलता, और हमारा उसके साथ मामूली सा काम है तो फिर वो जैसे बोलता है वैसे उसको हम पेमेंट करते हैं। कोई 30 दिन बोलता है, कोई 60 दिन बोलता है, कोई 45 दिन लेकिन बोलता है। आपका भी होगा ना कि नहीं 30 दिन में पेमेंट? नहीं, मेरा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है कि मैं तुमको 30 दिन में ही दूंगा। जो कैश मांगता है उसको कैश ही दे देते हैं। वो बोलता भाई माल के अगेंस्ट चाहिए पेमेंट तो माल के अगेंस्ट भी देते हैं, तो उसका उतना हमको बेनिफिट मिल जाता है। एक चीज मैं पूछना चाहता था, कोरोना के अंदर आपने क्या कुछ, क्योंकि कोरोना ने इतना कुछ लोगों को सिखाया ना, आपने अपने लाइफ में और अपने व्यापार के लिए क्या कुछ? कोरोना में मेरे को तो समझ में ये आया कि किसी भी कमजोर व्यापारी को अगर आपने माल बेचा है तो उसने कोरोना में आपको तकलीफ दी है थोड़ी बहुत, लेकिन कोरोना चला गया उसके बाद व्यापार वापस अपने आप सेम पटरी पे आ गया है। धीरे 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 आज हम वही हैं जहाँ कोरोना काल से पहले थे। तो हमको कोरोना काल का जो 60 दिन एक्चुअली बंद रहा केवल उतना ही लॉस है, यानी हमारे लोगों के सेल में सिर्फ उतना ही नुकसान है जितना कि वो बंद रहा, बल्कि उसमें भी थोड़ा बहुत हमने रिकवर किया है। लेकिन अगर कोरोना काल का हमारे को बहुत बड़ा कोई माइनस आया हो ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि हमारे व्यापारियों ने भी हम लोगों का साथ दिया। जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ उनके पास भी पेमेंटें तैयार हुई, उन्होंने भी बहुत अच्छी स्पीड से पेमेंटें भेजी, अच्छी स्पीड से माल लिया, हमने भी लोगों से अच्छा माल लिया, अच्छी पेमेंटें भेजी। तो कोरोना काल में जो बंदी के दिन थे उनमें हमको जरूर तकलीफ रही क्योंकि बंद रहा सारा व्यापार। बाकी खुलने के बाद कोरोना काल धीरे 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 उसका असर खत्म होकर के आज मिल है। पहले एक चीज और पूछना, क्योंकि टेक्सटाइल चैनल है और पूरे देश के टेक्सटाइल के व्यूअर जो है वो आपको देख रहे हैं, तो एक क्योंकि एक आपकी ब्रांड है गोवर्धन साड़ी, आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अलग अलग, क्योंकि पूरे देश में आज 2-3 हज़ार लोग आपके अच्छे ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, और एक जाने पहचाने नाम भी है आपका गोवर्धन साड़ी, और बड़े होलसेलर हो। तो आगामी दिनों में किस प्रकार की सीजन चलेगी, कपड़ा कारोबार किस प्रकार आगे चलेगा? क्योंकि कोरोना के बाद में व्यापार जो है थोड़े टाइम चला लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा मंदा पड़ा, फिर वापस अब क्या आसार है आगे? जितना भी कोरोना काल में देखिए हमारा जो टेक्सटाइल का बिजनेस है सारा का सारा बिजनेस डिपेंड करता है 80% या 70 से 80% सेल हमारी जो आती है वो शादी ब्याह से आती है। वो कोरोना काल के बाद इधर शादी ब्याह कम हुए, लेकिन आगे जा करके जो अप्रैल में शादियां हैं, जो लोग कुंवारे हैं वो शादियां नहीं करेंगे, कोरोना की ऐसा तो होगा ही नहीं, वो रुकी हुई है शादियां, वो होंगी अप्रैल में, मई में, जून में। तो आगे चल के जो इधर हमारा माइनस है वो सब उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो कोरोना काल से ये कहा जाए कि हमको कोई लंबा चौड़ा नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे को नुकसान सिर्फ ये हुआ कि जो 60 दिन हमने काम बंद रखा, काम बंद रखने के बाद हाँ हमें एक चीज का जरूर
मन में शांति है कि हमने कोरोना काल के बंदी के भी 100% लोगों को तनख्वाहें पूरी दी। आज हमारा सारा स्टाफ हमारे साथ है। एक सफल कारोबारी को क्या संदेश देना चाहोगे और क्या करना चाहिए आज एक सफल कारोबारी बनने के लिए? सफल कारोबारी बनने के लिए एक तो पहले आप में जुनून होना चाहिए। दूसरा, जिसका लो उसको हाथ जोड़ के दो। आपका कम आए ज्यादा आए वो अपनी जगह, लेकिन जो आपको दे रहा है उसको आप हाथ जोड़ करके पैसा उसका टाइम से पहुंचाओ। 10-20 दिन आगे पीछे हो, लेकिन उसमें कोई भी, मैं मानता हूं, लोचा लफड़ा टंटा मत करो। लोग कहते हैं भाई पैसे से, बिजनेस से हम पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद हम हमारे पैसे का थोड़ा बहुत चैरिटी भी करते हैं। चैरिटी जो हम करते हैं वो बिजनेस से कमाए हुए पैसे की चैरिटी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन लोग बिजनेस चैरिटी नहीं करते। हमारा मानना बिजनेस चैरिटी करो। क्यों? क्योंकि जिस बिजनेस से तुमने कमाया उससे तुम उन लोगों के लिए तो चैरिटी करो जिनको तुम नहीं जानते। पर बिजनेस जिनसे आपने माल लिया उसमें आपने 4 पैसे कमाए, कभी 2 पैसे खोने का नौबत आती है तो आप दिल खोल के उसको खो। उसके लिए सप्लायर के गले में माल को मत मड़ो। पहले कोशिश करो कि भाई मैं 300 रुपए में कोई साड़ी लाया हूं, 310 में मैं बेच रहा हूं, 20 में बेच रहा हूं, क्या 280 में बिक सकती है? तो पहले 280 रुपए में बेचो। अगर 280 में नहीं बिकती, आपको लगता है 300 की जगह 150 में बिकती, तो आप सप्लायर को रिटर्न दो। वरना 280 रुपए में बेच करके, और आप समझो कि एक तरह से बिजनेस चैरिटी कर रहे हो। 20 रुपए जो आपने उसमें दिए, नेचुरल है जिसमें आप 20 रुपए एक बार दोगे, दोबारा वो माल नहीं लोगे। तो बिजनेस चैरिटी भी लोगों को करनी चाहिए, खाली झंझट नहीं करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। झंझट पे ध्यान न जा करके, अगर आपका पैशन है काम और दौड़ धूप, मतलब रोज नई वैरायटी आया उसके लिए आप देसावर जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के साथ बैठो। कोई कस्टमर आता है उसको माल खुद दिखाओ, खुद उसके साथ खड़े रहो, सेल्समैन के बगल में बैठ जाओ, वो क्या दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, ये सब बातें अगर आप करते हैं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रहलाद राय जी खत्री, जो गोवर्धन साड़ी के फाउंडर हैं, जिन्होंने साफ तौर पे आज की पीढ़ी को, आज के खास जो टेक्सटाइल से जुड़े व्यापारियों को संदेश दिया। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।